जब भी एक मेडिकल डायग्नोसिस की बात आती है तो हमारी उम्मीद यही होती है कि सब कुछ बिल्कुल सटीक होगा, मतलब एकदम स्पष्ट और विज्ञान पर आधारित, किसी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम की तरह। हाँ बिल्कुल, एक सर्टेनिटी वाली फीलिंग आती है। सही कहा। अब सोचिए अगर किसी हड्डी में फ्रैक्चर होता है तो एक्सरे की रिपोर्ट एक सफेद टूटी हुई लाइन दिखाती है। डॉक्टर वो एक्सरे देख के कहता है कि दिक्कत यहाँ है और इसका इलाज ये है। इसमें एक तसल्ली मिलती है। हमें हमें ऐसी चीजें पसंद आती हैं जिन्हें देखा जा सके। सही बात है। हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती, जो डेटा सामने है वही सच है। पर एक बहुत बड़ा लेकिन है यहाँ पर। जब हम इस एक्सरे की क्लियर दुनिया से निकलकर आधुनिक चिकित्सा मतलब मॉडर्न मेडिसिन और दवाइयों की कॉम्प्लेक्स दुनिया में कदम रखते हैं तो अचानक लगता है कि वो एक्सरे मशीन ही अंदर से खराब हो चुकी है। धुंधली तस्वीर आने लगती है। एकदम ऐसा लगता है कि जो व्यवस्था बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए थी वो दरअसल बहुत हद तक मैनिपुलेटेड है। और आज की इस गहरी चर्चा में हम बिल्कुल यही समझने वाले हैं। आज हम बेन गोल्डएकर की मशहूर किताब बैड फार्मा और इससे जुड़े कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेजों का एक गहरा विश्लेषण करने जा रहे हैं। और इस डीप डाइव का मकसद बहुत क्लियर है। हाँ, इस पूरे मटेरियल का एक ही मुख्य उद्देश्य है, ये समझना कि कैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ करती है, डॉक्टर्स को अनजाने में भ्रमित करती है और कैसे ये सब आम लोगों की सेहत के साथ एक खतरनाक खिलवाड़ बन जाता है। और पता है इसमें सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? हम आमतौर पर मॉडर्न मेडिसिन को दुनिया का सबसे विश्वसनीय सिस्टम मानते हैं, पर इन सोर्सेस को पढ़ने के बाद ना एक ऐसी तस्वीर उभर कर आती है जहां इस विशाल ढांचे की नींव ही अंदर से खोखली लगती है। बिल्कुल, जरूरी बात यहाँ रखना ठीक रहेगा। इस चर्चा में हम जिन भी केसेस, आलोचनाओं और तथ्यों पर बात करेंगे वो पूरी तरह से बैड फार्मा और इन्हीं दस्तावेजों पर आधारित है। हमारा इरादा किसी को नीचा दिखाना या किसी पॉलिटिकल विचारधारा को सपोर्ट करना बिल्कुल नहीं है। सही बात है, हम बस डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। हमारा काम बस उन हार्ड फैक्ट्स को निष्पक्ष रूप से सामने रखना है जो इन सोर्सेज में मौजूद हैं, ताकि एक सच्ची और पारदर्शी तस्वीर सामने आ सके। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि जब हम इस मटेरियल की गहराई में जाते हैं तो सबसे पहली चोट इस बात पर पड़ती है कि दवाइयों का जो प्रमाण आधार है, जिसे हम एविडेंस बेस कहते हैं, उसे बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बिगाड़ा गया है। और इस संकट की सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? आंकड़ों का छुपाया जाना। यहीं से हम इस समस्या की जड़ को पकड़ सकते हैं। तो चलिए यहीं से इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि कोई भी नई दवा मार्केट में आने से पहले क्लिनिकल ट्रायल से गुजरती है। एक लंबा प्रोसेस होता है, हजारों लोगों पर टेस्टिंग होती है। पर जरा सोचिए क्या होगा जब उन ट्रायल्स के नतीजे ही गायब कर दिए जाएं? वही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, सोर्सेज बताते हैं कि इस पूरे भ्रष्टाचार की शुरुआत यहीं से होती है, जिसे फाइल ड्रॉ प्रॉब्लम कहा गया है। अब एक आम इंसान के लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ये फाइल ड्रॉ प्रॉब्लम आखिर काम कैसे करता है। अब देखिए, साइंस की बुनियाद इस बात पर टिकी है कि हर प्रयोग, चाहे वो सफल हो या असफल, उसकी जानकारी सबके सामने आनी चाहिए ताकि हम अपनी गलतियों से सीख सकें। बिल्कुल। लेकिन फाइल ड्रॉ प्रॉब्लम इस बुनियाद को ही हिला देता है। दस्तावेजों के अनुसार आज तक जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं ना, उनमें से लगभग 50% ट्रायल्स के नतीजे कभी पब्लिश ही नहीं किए गए। वेट, आधे ट्रायल्स? 50%? हाँ, 50%। वो डेटा किसी अंधेरे कमरे में किसी ड्रॉर की फाइल में हमेशा के लिए बंद हो गया। और इसमें सबसे बड़ा कैच बताऊं, जब दवा कंपनियां खुद अपने ट्रायल्स फंड करती हैं तो उनके नतीजे पॉजिटिव आने की संभावना किसी स्वतंत्र रिसर्च के मुकाबले 20 गुना ज्यादा होती है। रुको, 20 गुना ज्यादा? मुझे इसको थोड़ा और ठीक से समझने दो। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि मैं एक सिक्का उछालूं और जब भी हेड्स आए तो मैं उसे एक रजिस्टर में बड़ी शान से नोट कर लूं। सही एनालॉजी है। लेकिन जब भी टेल्स आए तो मैं उस पन्ने को फाड़कर चुपचाप फेंक दूं। अब जो इंसान सिर्फ उस रजिस्टर को पढ़ेगा, उसे तो यही लगेगा कि मेरे पास कोई जादुई सिक्का है जो हमेशा हेड्स ही देता है। एकदम सही पकड़ा आपने, यही हो रहा है। पर सवाल ये है कि जब इतनी आधी अधूरी जानकारी मेडिकल जर्नल्स में छप रही है, तो ग्राउंड लेवल पर बैठे डॉक्टर्स उन आंकड़ों पर भरोसा करके जमीन पर फैसले कैसे ले रहे हैं? असली जानलेवा तबाही तो यहीं पर होती है। डॉक्टर्स को लगता है कि वो दुनिया के सबसे बेस्ट और लेटेस्ट एविडेंस का इस्तेमाल करके इलाज कर रहे हैं। राइट।
पर सच्चाई ये है कि उन्हें उस दवा की असली क्षमता या उसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स का पूरा चित्र कभी दिखाई ही नहीं देता। वो एक ऐसे भ्रम में है जिसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि दवा असरदार लगे। इसका सबसे भयानक उदाहरण टामीफ्लू दवा का केस है। इसका जिक्र इन सोर्सेज में बहुत विस्तार से किया गया है। हाँ, टामीफ्लू, इसका नाम तो एक वक्त पर हर न्यूज़ चैनल पर था। जब स्वाइन फ्लू और A1N1 का डर फैला था, तब तो लग रहा था कि यह दवा कोई संजीवनी बूटी है। बिल्कुल, उस वक्त स्वाइन फ्लू और एवियन फ्लू को लेकर पूरी दुनिया में एक भयानक पैनिक था। सरकारें डर गई थीं। यूके और दुनिया भर की सरकारों ने करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए थे इस पर। सिर्फ यूके की सरकार ने करीब $500 बिलियन खर्च करके टामीफ्लू का एक विशाल स्टॉक जमा कर लिया था। सबको यही लग रहा था कि ये दवा निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों को रोकने में असरदार है। $500 बिलियन? ओ बाप रे! फिर आगे क्या हुआ? कहानी में मोड़ तब आया जब कॉक्रेन कोलैबोरेशन के स्वतंत्र रिसर्चर्स ने आंकड़ों की जांच करने की सोची। उन्होंने दवा बनाने वाली कंपनी रोश से आंकड़े मांगे और हैरानी की बात देखिए, कंपनी ने आंकड़े देने से साफ इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? ऐसे कैसे? हाँ, और 1-2 महीने नहीं, पूरे 5 साल तक उन रिसर्चर्स को अलग अलग बहाने बनाकर रोका गया। एक सेकंड, एक ग्लोबल पैंडेमिक जैसी स्थिति में जब दुनिया डर में जी रही है, एक कंपनी लगातार 5 साल तक आंकड़े छिपा रही है और सरकार कुछ नहीं कर पाई? सरकार खामोश थी क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है। कभी पेशेंट प्राइवेसी का बहाना बनाया गया तो कभी व्यावसायिक गोपनीयता का। पर 5 साल की लंबी लड़ाई के बाद जब अंत में उन रिसर्चर्स को 1,07,000 पेन्नों का फुल डेटा मिला और उन्होंने उसका डीप एनालिसिस किया तो नतीजे चौंकाने वाले थे। क्या निकला डेटा में? पता चला कि टामीफ्लू निमोनिया को रोकने या मौत का खतरा कम करने में पूरी तरह असफल है। दवा का एकमात्र असर ये था कि वो फ्लू के लक्षणों को एक दिन से भी कम समय के लिए थोड़ा हल्का कर देती थी। बस इतना ही। क्या इतना बड़ा स्टॉक जमा किया और असर सिर्फ लक्षणों पर, वो भी एक दिन से कम? ये तो सच में मतलब अरबों रुपए बर्बाद हो गए और दवा किसी काम की नहीं निकली। और इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात उसके बाद सामने आई। अब इससे ज्यादा परेशान करने वाली बात क्या हो सकती है? बात यह थी कि आंकड़े छिपाकर रोशे ने टेक्निकल रूप से कोई कानून तोड़ा ही नहीं था। उस समय का कानून उन्हें इस बात की पूरी इजाजत देते थे कि वो नेगेटिव आंकड़ों को छुपा सकें। कानूनन ये गलत नहीं था। ये तो सच में हवा निकाल देने वाला फैक्ट है। मतलब आंकड़े छिपाना लीगल था? हाँ, बिल्कुल लीगल था। और अगर सोर्सेस को ध्यान से पढ़ें तो पता चलता है कि ये सिर्फ एक दवा की कहानी नहीं है। SSRI, जो कि एंटी डिप्रेसेंट्स है, उनके केस में भी यही हुआ। दवाइयों के फायदों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और युवाओं में आत्महत्या का खतरा बढ़ने जैसे गंभीर साइड इफेक्ट्स को छिपाया गया। सही कहा। आंकड़ों को गायब कर देना तो एक तरह की सिस्टमैटिक चोरी है, लेकिन सोर्सेज इशारा करते हैं कि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जो डेटा पब्लिश भी होता है ना, जो सामने आता है, उसमें भी गहरी गड़बड़ी होती है। बिल्कुल होती है। कंपनियां शुरू से ही ट्रायल्स को ऐसे डिजाइन करती हैं कि नतीजे उनके हिसाब से ही आए। ऐसा कैसे करते हैं वो? इस प्रक्रिया को सोर्सेस में मेथोडोलॉजिकल मैनिपुलेशन कहा गया है। एक बार जब हम इस पैटर्न को देख लेते हैं तो समझ आता है कि ट्रायल का पूरा ढांचा कितना बायस्ड है। इस मैनिपुलेशन का एक बहुत अहम हिस्सा है ट्रायल के लिए मरीजों का चुनाव। इसे दस्तावेजों में वियर्ड पेशेंट्स का कॉन्सेप्ट कहा गया है। वियर्ड पेशेंट्स? हाँ। मतलब अजीब मरीज? हाँ, होता यह है कि दवा कंपनियां ट्रायल्स के लिए ऐसे आदर्श और नौजवान लोगों को चुनती हैं जिन्हें उस एक बीमारी के अलावा कोई और परेशानी नहीं होती और जो किसी भी दूसरी दवा का सेवन नहीं कर रहे होते। पर असली दुनिया ऐसी थोड़ी ना चलती है। असली दुनिया में जो इंसान अस्पताल पहुंचता है वो शायद 70 साल का बुजुर्ग होता है, जिसे पहले से डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर की दवा भी चल रही है और हार्ट का भी इश्यू है। सही पकड़ा आपने। जब किसी दवा का टेस्ट उन आइडियल मरीजों पर होता है तो दवा का असर बहुत मजबूत दिखता है और साइड इफेक्ट्स बिल्कुल ना के बराबर लगते हैं। लेकिन जब वही दवा मार्केट में आकर उन बुजुर्गों या कॉम्प्लेक्स केसेस को दी जाती है तो दवा बॉडी में मौजूद बाकी दवाइयों के साथ रिएक्ट करती है, असर कम हो जाता है और खतरनाक साइड इफेक्ट सामने आने लगते हैं। इसके अलावा ट्रायल डिजाइन में एक और चालाकी की जाती है जिसे सब ऑप्टिमल डोजिंग कहते हैं। सब ऑप्टिमल डोजिंग? ये अजीब सा टर्म है, ये कैसे काम करता है? तो जब भी कोई नई दवा आती है उसका कंपैरिजन मार्केट में मौजूद किसी पुरानी दवा के साथ किया जाता है। ये दिखाने के लिए कि नई दवा बेहतर है? या कंपनियां पुरानी दवा की डोज के साथ खेलती हैं। अच्छा,
कैसे? वो नई दवा को शानदार दिखाने के लिए पुरानी दवा की डोज इतनी कम कर देती हैं कि वो अपना असर ही ना दिखा पाए, या फिर इसका उल्टा करती हैं, पुरानी दवा की डोज इतनी ज्यादा बढ़ा देती हैं कि मरीज को टॉक्सिक साइड इफेक्ट्स होने लगे, जिससे नई दवा अचानक ज्यादा सुरक्षित लगने लगती है। वेट, ये तो वही बात हो गई ना कि रनिंग रेस शुरू होने से ठीक पहले आप अपने कंपेटिटर के जूते में 2 बड़े पत्थर डाल दो और फिर रेस जीतकर कहो कि मैं दुनिया की सबसे तेज धावक हूं। ये फ्रॉड तो बिल्कुल ओपन में हो रहा है। हाँ, और ये सब डॉक्यूमेंट में लिखा है। और इसी से जुड़ा एक और शब्द मैंने सोर्सेज में देखा, सरोगेट आउटकम्स। मैं सच कहूं तो इसे ठीक से समझ नहीं पाई थी। अगर दवा का असली लक्ष्य इंसान की जान बचाना है तो ये सरोगेट आउटकम बीच में कहां से आ गया? अब इसको समझने के लिए हम उस गाड़ी वाले उदाहरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए एक गाड़ी का इंजन बिल्कुल खत्म हो चुका है, गाड़ी आग पकड़ने वाली है। ओके। और डैशबोर्ड पर एक लाल रंग की वार्निंग लाइट जल रही है। आप मैकेनिक के पास जाते हैं और वो चुपचाप उस वार्निंग लाइट का तार काट देता है। लाइट बंद हो जाती है और वो आपसे कहता है कि लीजिए, आपकी गाड़ी ठीक हो गई। पर इंजन तो अभी भी खराब है, गाड़ी तो आगे जाकर क्रैश ही होगी ना? बिल्कुल। सरोगेट आउटकम्स ठीक वही वार्निंग लाइट हैं। ट्रायल्स में असली नतीजे जैसे मौत, हार्ट अटैक या स्ट्रोक से बचाव, इन्हें नापना बहुत मुश्किल और महंगा होता है। इसलिए कंपनियां किसी सरोगेट या प्रतिनिधि मार्कर को नापती हैं, जैसे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल या कोई खास प्रोटीन। दवा ने कोलेस्ट्रॉल कम कर दिया तो उसे सफल मान लिया जाता है और अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन क्या उस दवा ने सच में मौत का खतरा कम किया? यही तो बात है, ये कोई नहीं देखता। इसका सबसे भयानक और दिल दहला देने वाला उदाहरण कास्ट ट्रायल में सामने आया था। कास्ट ट्रायल, इसमें क्या हुआ था? कास्ट ट्रायल एंटी अरिथमिया दवाइयों पर किया गया था। इन दवाइयों का काम था हार्ट बीट को रेगुलेट करना। मॉनिटर पर देखने में सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था, हार्ट बीट एकदम स्टडी हो गई थी। मतलब डैशबोर्ड की लाइट बंद हो चुकी थी। एकदम सही। और इस आधार पर दवा अप्रूव हो गई। लेकिन जब सालों बाद मौत के आंकड़ों का डीप एनालिसिस हुआ तो पता चला कि इन दवाइयों के इस्तेमाल से 1 लाख से ज्यादा लोगों की बेवजह मौत हो गई थी। 1 लाख मौतें? ओह माय गॉड। अगर उन लोगों ने वो दवा नहीं खाई होती तो शायद वो और ज्यादा साल जीते। उनकी जान दवा ने नहीं बचाई, बल्कि दवा ने उनकी जान ले ली, क्योंकि रेगुलेटर्स सिर्फ मॉनिटर की उस लाइन को देख रहे थे, मरीज की असली हालत को नहीं। 1 लाख मौतें सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने रॉन्ग डेटा पॉइंट को मेजर किया। मेरा तो दिमाग सच में घूम रहा है। अगर आंकड़ों को इस हद तक बदला जा रहा है और रिजल्ट को इतनी आसानी से मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली रेगुलेटरी बॉडीज क्या कर रही हैं? वही तो सबसे बड़ा सवाल है। मतलब FDA या EMA जैसी संस्थाएं तो इसी चीज को रोकने के लिए बनाई गई थी ना। वॉचडॉग्स वहां क्यों बैठे अगर वो भौंक ही नहीं रहे? दस्तावेज इस पूरी स्थिति को एक शब्द में समझाते हैं, रेगुलेटरी कैप्चर। और यही इस कहानी का सबसे परेशान करने वाला पहलू है। आम धारणा यह है कि रेगुलेटरी बॉडीज एक सख्त पुलिस वाले की तरह काम करती हैं, जो जनता की भलाई के लिए फार्मा कंपनियों पर डंडा चलाती हैं। हाँ, आम पब्लिक को यही लगता है। लेकिन FDA का फ्रेमवर्क अंदर से कैसा है, ये देखिए। PDUFA यानी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग यूजर फी एक्ट नामक कानून के तहत FDA का बजट और उसकी फंडिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे उन्हीं फार्मा कंपनियों की फीस से आता है जिनकी वो जांच करते हैं। वेट, सच में? हाँ, और इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इतना बड़ा हो जाता है कि FDA पर लगातार दबाव रहता है कि दवाइयों को जल्द से जल्द अप्रूव किया जाए, नहीं तो उनकी फंडिंग रुक सकती है। ये तो बहुत अजीब नहीं है? ये तो वही बात हो गई ना कि एक स्कूल में फाइनल एग्जाम होने वाला है और जो विद्यार्थी पेपर दे रहा है वही अपने एग्जामिनर की सैलरी और घर का खर्चा चला रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे में एग्जामिनर तो वही कोशिश करेगा ना जिससे विद्यार्थी हमेशा पास हों और खुश रहें। ऐसे में स्ट्रिक्ट और निष्पक्ष जांच तो नामुमकिन लगती है। आपने स्थिति का बिल्कुल सटीक वर्णन किया है। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ अमेरिका की प्रॉब्लम है, तो यूरोप की EMA की हालत इससे भी अलग लेवल पर है। दस्तावेज EMA की इस आदत को पैथोलॉजिकल सीक्रेसी यानी बीमारी की हद तक गोपनीयता कहते हैं। पैथोलॉजिकल सीक्रेसी? हाँ, EMA सालों से क्लिनिकल ट्रायल्स के आंकड़ों को कमर्शियली कॉन्फिडेंशियल मानती आई है, यानी उनके हिसाब से दवा का डेटा जनता की या विज्ञान की संपत्ति नहीं है, वो दवा कंपनी का एक ट्रेड सीक्रेट है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो हेल्थ का डेटा है। वही तो, इस पूरी फिलॉसफी की वजह से कोई भी बाहरी रिसर्चर डेटा का इंडिपेंडेंटली विश्लेषण ही नहीं कर पाता। और इन सोर्सेस में एक रिवॉल्विंग डोर कॉन्सेप्ट को भी बड़ा हाईलाइट किया गया है। उसका रेगुलेटरी कैप्चर से क्या कनेक्शन है? देखिए, रिवॉल्विंग डोर उस साइकोलॉजी को ध्यान में रखता है जिससे रेगुलेटर्स काम करते हैं। होता यह है कि रेगुलेटरी बॉडीज में काम करने वाले बड़े अधिकारी जब रिटायर होते हैं
या वहां से नौकरी छोड़ते हैं तो वो सीधे उन्हीं फार्मा कंपनियों में लाखों करोड़ों के पैकेज पर नौकरी ले लेते हैं। ओह, अच्छा, अब समझ आई बात। आप सोचिए, अगर एक रेगुलेटर को पता है कि 2 साल बाद उसे उसी कंपनी में एग्जीक्यूटिव की पोस्ट चाहिए, तो क्या वो आज उनके ट्रायल्स को लेकर ज्यादा सख्त होगा? इससे एक ऐसी कल्चर बन गई है जहां रेगुलेटर्स और इंडस्ट्री के बीच एक दोस्ती वाला माहौल रहता है, सख्ती की कोई जगह नहीं होती। और उसका नतीजा सीधा जनता को भुगतना पड़ा हो। हाँ, वायोक्स दवा, इसका एक टेक्स्ट बुक केस है। रोफेक्सिब, जिसे मार्केट में वायोक्स के नाम से उतारा गया, एक महंगी पेन किलर थी। हैरानी की बात यह है कि मर्क कंपनी को अपने शुरुआती ट्रायल से ये अच्छे से पता था कि इस दवा से हार्ट अटैक और स्ट्रोक आने का खतरा बहुत ज्यादा है। पता था उन्हें, फिर भी इस खतरे को दबाया गया, दवा अप्रूव हुई, आक्रामक रूप से मार्केट में बेची गई, और जब तक इसे मार्केट से वापस लिया गया ना, तब तक उसकी वजह से हजारों मौतें और लाखों हार्ट अटैक्स हो चुके थे। ये तो सच में डरावना है। इस केस ने साबित कर दिया कि जब एक दवा मार्केट में आ जाती है तो उसका पोस्ट मार्केट सर्विलेंस यानी बाद में की जाने वाली जांच कितनी लाचार और कमजोर है। आम इंसान एक बड़ा गिनी पिग बनकर रह गया है यहाँ। सच में यार, जब ये सारी कड़ियां एक साथ जुड़ती हैं तो लगता है कि पूरा सिस्टम एक आम इंसान की सेहत के खिलाफ चल रहा है। लेकिन यहाँ सोर्सेज एक और दिशा की तरफ इशारा करते हैं। जब दवाइयों को टेस्ट करना होता है और रेगुलेटर्स को थोड़ा बहुत जवाब देना पड़ता है, तो कंपनियां अपने ट्रायल्स का रुख ही मोड़ देती हैं। सही कहा। मैंने पढ़ा कि वो वेस्टर्न देशों को छोड़कर अपने क्लिनिकल ट्रायल्स ऐसी जगह ले जाती हैं जहां नियम बिल्कुल ढीले होते हैं। हाँ, इसे ग्लोबल आउटसोर्सिंग का नाम दिया गया है। फार्मा कंपनियां अपने बड़े क्लिनिकल ट्रायल्स को ग्लोबल साउथ के देशों में भेज रही हैं, जैसे कि भारत, चीन, अर्जेंटीना और नाइजीरिया। इन देशों में ट्रायल्स करने के 2 बहुत बड़े फायदे हैं उनके लिए। क्या फायदे हैं? पैसों का चक्कर होगा। पहला तो वही है, विकासशील देशों में ट्रायल्स करने की लागत बहुत कम आती है। और दूसरा, जो सबसे बड़ा कारण है, वहां FDA जैसी बॉडीज के इंस्पेक्टर्स आसानी से नहीं पहुंच पाते। वहां के नियम और एथिकल स्टैंडर्ड्स उतने सख्त नहीं होते, तो कंपनियों को मनमानी करने की पूरी छूट मिल जाती है। दस्तावेजों में इस बात को साबित करने के लिए 1996 के फाइजर ट्रोवान केस का जिक्र है, जो कानो नाइजीरिया में हुआ था। वो केस पढ़कर तो लगता है कि इंसानियत और एथिक्स नाम की कोई चीज ही नहीं बची थी वहां। वो आखिर पूरी स्थिति क्या थी? वो केस मेडिकल एथिक्स का सबसे बड़ा फेलियर माना जा सकता है। 1996 में नाइजीरिया के कानो शहर में मेनिंजाइटिस की एक भयानक बीमारी फैली थी। बच्चे मर रहे थे, अस्पताल भरे हुए थे, लोगों में डर था। उस अफरा तफरी के माहौल में फाइजर के फॉरेन रिसर्चर्स वहां पहुंचे, पंग हो गए। ओ माय गॉड! और क्या उन बच्चों की माँ बाप को पूरी बात बताई गई थी? मतलब क्या प्रॉपर कंसेंट लिया गया था उनसे? यही तो सबसे बड़ा सदमा था। ना तो वहां लैंग्वेज ट्रांसलेशन की प्रॉपर सुविधा थी, और ना ही उन अनपढ़ माँ बाप को यह बताया गया कि उनके बच्चों पर एक प्रयोग हो रहा है। उन्हें लगा होगा कि बस इलाज हो रहा है। बिल्कुल, उन्हें लगा अस्पताल आए हैं तो इलाज हो रहा है। इस इल्लीगल और अनएथिकल ट्रायल के लिए हालांकि सालों बाद $75 मिलियन का एक सेटलमेंट हुआ, लेकिन इस घटना ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि आंकड़ों के लालच में कंपनियां गरीब आबादी का किस हद तक शोषण कर सकती हैं। और पता है, इन्हीं सब ट्रायल्स और आंकड़ों को जमा करने के बाद शुरू होता है इनका सबसे बड़ा खेल, मार्केटिंग। इन सोर्सेज में एक आंकड़ा ऐसा है जो किसी के भी होश उड़ा देगा। हाँ, R&D वाला आंकड़ा ना। एग्जैक्टली। दवा कंपनियां नई दवा की रिसर्च और डेवलपमेंट पर जितना पैसा खर्च करती हैं, उससे लगभग दुगना पैसा वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग और विज्ञापन पर उड़ाया करती हैं। यानी विज्ञान से ज्यादा पैसा कहानी बेचने में लगाया जा रहा है। यहां आकर साइंस और कॉमर्स पूरी तरह से आपस में उलझ जाते हैं। और देखिए, ये मार्केटिंग कोई टीवी विज्ञापन तक सीमित नहीं है। इसका सबसे बड़ा हथियार है गोस्ट राइटिंग। ये एक ऐसी मैकेनिज्म है जो सीधे एकेडमिक फ्रॉड की श्रेणी में आती है। गोस्ट राइटिंग, ये पेपर्स लिखने वाला कॉन्सेप्ट है ना? हाँ, होता यह है कि दवा कंपनियां खुद या उनके हायर किए हुए PR एजेंसीज क्लिनिकल ट्रायल्स पर लंबे लंबे साइंटिफिक पेपर्स लिखती हैं। जब पेपर तैयार हो जाता है तो वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के नामचीन प्रोफेसर्स को भारी फीस देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो प्रोफेसर उस पेपर पर अपना नाम डाल सके। मतलब लिखा PR डिपार्टमेंट ने और थप्पा लगा दिया किसी बड़े यूनिवर्सिटी के हेड ने, ताकि जब कोई आम डॉक्टर इस मेडिकल जर्नल को पढ़े तो उसे लगे कि ये तो किसी बड़े स्वतंत्र प्रोफेसर की डीप रिसर्च है। ये तो पूरा का पूरा फ्रॉड है। एकदम। और इसके साथ ही सोर्सेज में डिजीज मॉन्गरिंग का भी बड़ा लंबा सेक्शन है। बीमारियां ठीक करने के बजाय बीमारियां पैदा करना। हाँ, मैंने पढ़ा वो। ये कैसे करते हैं?
डिजीज मॉन्गरिंग का सीधा सा उद्देश्य है बिल्कुल आम और स्वस्थ लोगों की रोजमर्रा की परेशानियों को एक मेडिकल डिसऑर्डर घोषित कर देना ताकि उन्हें दवा बेची जा सके। जैसा वो फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन वाला केस था। बिल्कुल वही। इसका एक क्लासिक उदाहरण था फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन नाम की बीमारी का प्रचार करना ताकि उन महिलाओं को भी दवा का ग्राहक बनाया जा सके जो बिल्कुल ठीक थीं। इन दवाइयों को पॉपुलर बनाने के लिए कंपनियां की ओपिनियन लीडर्स यानी KOLs का सहारा लेती हैं। ये KOLs वही बड़े डॉक्टर्स होते हैं ना? हाँ, ये वो बड़े और सीनियर डॉक्टर्स होते हैं जिन्हें कंपनियां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में बोलने के लिए भारी रकम देती हैं। कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन के नाम पर आम डॉक्टर्स की सोच को बदला जाता है इनके जरिए। तो यहाँ आकर मेरे दिमाग में ना एक बहुत बड़ा डिलेमा खड़ा हो जाता है। अगर सबसे बड़े और सवाक डॉक्टर्स जिन्हें आप KOLs कह रहे हैं वही पेड मार्केटिंग की भाषा बोल रहे हैं, नई गाइडलाइंस उनके हिसाब से बन रही हैं, और अगर मेडिकल टेक्स्ट बुक्स तक उन्हीं गोस्ट रिटन पेपर्स का हवाला दे रही हैं, तो एक आम अस्पताल में बैठा हुआ डॉक्टर जो सच में रात दिन अपने मरीज का भला करना चाहता है, वो सही जानकारी आखिर कहाँ से लाए? उसका सोर्स ऑफ ट्रूथ क्या होना चाहिए? यही इस पूरे ढांचे की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। विज्ञान हार्ड डेटा पर चलना चाहिए, एक डॉक्टर को असली आंकड़े मिलने चाहिए, पर हालात ये हो गए हैं कि हार्ड डेटा की जगह अब एडहॉक ओरल ट्रेडिशंस ने ले ली है। मतलब सुनी सुनाई बातें? एकदम। यानी जो बातें सेल्स रेप्स आकर क्लिनिक में बोल जाते हैं या जो ज्ञान कॉन्फ्रेंसेज में सीनियर डॉक्टर स्टेज से देकर चले जाते हैं, आम डॉक्टर उसी पर विश्वास करने पर मजबूर हो गया है। एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पूरी तरह से मार्केटिंग ब्रोशर्स की मोहताज बन गई है। ये सब सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि हम किसी अंधेरी गुफा में बंद हो गए हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। पर इन सोर्सेज और बैड फार्मा का अंत इतना निराशाजनक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, उम्मीद बाकी है। हाँ, इस पूरी तबाही और स्ट्रक्चरल भ्रष्टाचार की कड़ियों को जोड़ने के बाद दस्तावेज इस टूटी हुई व्यवस्था को ठीक करने का एक नया रास्ता भी दिखाते हैं, द पाथ टू रेस्टोरेशन। जी हाँ, और इस उम्मीद पर बात करना बहुत जरूरी है। सिस्टम को झकझोरने का काम शुरू हो चुका है और इसका सबसे बड़ा चेहरा है ऑल ट्रायल्स कैंपेन, जिसे बेन गोल्डकर ने शुरू किया था। स्पष्ट है, दुनिया में जो भी क्लिनिकल ट्रायल होता है, चाहे वो सालों पहले हुआ हो, आज हो रहा हो या कल आने वाला हो, उसका एक पब्लिक रजिस्ट्री में दर्ज होना अनिवार्य है और उसके पूरे नतीजे हर हाल में पब्लिक होने चाहिए। मांग तो बहुत लॉजिकल है, पर क्या इन बड़ी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनियों के सामने इन मुहिमों का सच में कोई फर्क पड़ा है जमीन पर? असर जरूर दिखाई दिया है। दबाव इतना बड़ा था कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जैसी विशाल कंपनी ने पब्लिकली वादा किया कि वो आगे से अपने सारे क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स पब्लिक करेंगे। ये सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन ये बताता है कि बदलाव लाया जा सकता है। वाह, ये तो अच्छी खबर है। और इस मुहिम को और ताकतवर बनाने के लिए अब बिग डेटा का सहारा लिया जा रहा है। हाँ, बिग डेटा यहाँ दवा बनकर कैसे उभर रहा है। मैं इस ट्रायल्स ट्रैकर जैसे टूल्स के बारे में पढ़ रही थी, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। देखिए, आजकल ओपन सेफली और ओपन प्रिस्क्राइबिंग जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं। इनका काम है रियल वर्ल्ड डेटा को कंटिन्यूसली एनालाइज करना। यानी दवा जब मार्केट में आकर आम जनता को दी जाती है तो उसका ग्राउंड पर क्या असर हो रहा है, उसकी लाइव ट्रैकिंग होती है। और जो आपने ट्रायल्स ट्रैकर की बात की, वो एक और बेहतरीन टूल है। ये टूल सीधे तौर पर उन बड़ी संस्थाओं और कंपनियों को नेम एंड शेम करता है जो अपने नतीजे छुपाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही कंपेयर ट्रायल्स जैसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इन मेडिकल जर्नल्स पर लगातार नजर रखते हैं, जो पकड़ लेते हैं अगर कोई झूठ बोले। बिल्कुल। जब कोई रिसर्चर बीच ट्रायल में अपनी ही बनाई हुई रिसर्च की कंडीशंस बदल देता है ना, तो ये उस फ्रॉड को तुरंत पकड़ लेते हैं। तो इस पूरे जाल को तोड़ने की आखिरी चाबी एक ही है, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। अगर ट्रांसपेरेंसी आ गई तो आधे स्कैम्स वैसे ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्या सिर्फ इन प्लेटफॉर्म्स के बन जाने से पूरी लड़ाई जीती जा सकती है? इंस्टीट्यूशंस अपना काम करेंगे, पर सोसाइटी और स्टेक होल्डर्स का भी तो इसमें उतना ही बड़ा रोल होना चाहिए ना। एकदम ठीक कहा आपने। नियम बदलने से तब तक कुछ नहीं होगा जब तक हम और आप जैसे लोग और ग्राउंड पर काम करने वाले डॉक्टर्स अपना रवैया नहीं बदलते। सही बात है। डॉक्टर्स को चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट डेटा सेट की मांग करें। सेल्स रेप्स की आधी अधूरी PR पिच के आधार पर दवा लिखना बंद करें। और सबसे बड़ा बदलाव तब आएगा जब मरीज खड़े होकर अपने डॉक्टर से सवाल पूछेंगे, इस दवा के साइड इफेक्ट्स का क्या डेटा है, क्या इसके नेगेटिव ट्रायल्स मौजूद हैं? पता नहीं लोग ऐसी बातें पूछने में कितना कंफर्टेबल फील करेंगे, पर पूछना जरूरी है। हमें ये समझना होगा कि क्लिनिकल डेटा किसी भी दवा कंपनी का कोई निजी ट्रेड सीक्रेट नहीं हो सकता।
ये जनता की सेहत और जिंदगी से जुड़ा डेटा है, इसलिए इसे पब्लिक गुड यानी जनता की संपत्ति माना जाना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे मौसम विभाग का डेटा या मैप्स की जानकारी होती है। दैट मेक्स टोटल सेंस। साइंस को इन कॉर्पोरेट पीआर डिपार्टमेंट्स की जकड़ से आजाद कराना ही इस संकट को पूरी तरह से ठीक करने का एकमात्र रास्ता है। तो आज के इस लंबे और गहरे विश्लेषण को समेटते हुए हमने देखा कि कैसे बैड फार्मा और ये दस्तावेज हमें दवाइयों की दुनिया के उस गुप्त और अंधेरे हिस्से से रूबरू कराते हैं जिसे हम कभी अपनी आम जिंदगी में देख नहीं पाते। बिल्कुल सही। फाइल ड्रॉ प्रॉब्लम, जहां 50% डाटा गायब कर दिया जाता है, वहां से लेकर मेथोडोलॉजिकल मैनिपुलेशन तक, जहां ट्रायल्स ही फिक्स्ड होते हैं, खरीदे हुए रेगुलेटर्स, ग्लोबल साउथ की गरीब आबादी पर होने वाले अनएथिकल ट्रायल्स और डॉक्टर्स को सम्मोहित करने वाली आक्रामक मार्केटिंग, पूरा का पूरा ढांचा ग्राउंड लेवल पर विज्ञान के खिलाफ रिग्ड लगता है। लेकिन ऑल ट्रायल्स जैसी ग्लोबल मुहिमें और नए डिजिटल टूल्स एक ऐसी पारदर्शी दुनिया की नींव रख रहे हैं जहां उम्मीद जिंदा है। अगर हम सच में चाहते हैं कि विज्ञान आगे बढ़े और इंसानियत की भलाई करे, तो आंकड़ों का पूरा सच, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, सामने आना ही चाहिए, क्योंकि विज्ञान में छिपाई गई आधी सच्चाई झूठ से भी कई गुना ज्यादा भयानक होती है। सही कहा आपने। इस गहरी चर्चा को यहाँ विराम देते हुए मैं एक आखिरी सोचने विचारने वाली बात यहाँ छोड़कर जाना चाहती हूँ। आज हमने समझा कि मेडिकल साइंस में नेगेटिव डेटा और असफल ट्रायल्स को छिपाना आम जनता की सेहत के लिए कितना जानलेवा साबित हो सकता है। पर जरा 2 कदम पीछे हटकर सोचिए, आजकल हमारी पूरी जिंदगी को शेप करने वाली बाकी विशाल इंडस्ट्रीज का क्या हाल होगा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने वाली कंपनियां, बड़ी टेक जायंट्स या ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये बहुत बड़ा सवाल है ना? क्या वो इस वक्त हमसे अपने नेगेटिव ट्रायल्स, अपने फेल हुए खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स और एल्गोरिथमिक साइड इफेक्ट्स छिपा नहीं रही? उनका पूरा का पूरा आक्रामक आधार और उनकी इमेज जिन आंकड़ों पर टिकी है, क्या वहां भी एक विशाल फाइल ड्रॉ प्रॉब्लम मौजूद नहीं है? बिल्कुल हो सकता है। अगर डाटा की पारदर्शिता मॉडर्न मेडिसिन के भ्रष्ट ढांचे को हिलाकर रख सकती है, तो बाकी की दुनिया और टेक्नोलॉजी के लिए इस पारदर्शिता का क्या अर्थ होगा? वाकई, आंकड़ों और सच पर आखिर किसका अधिकार है? ये शायद हमारे आने वाले समय का सबसे गहरा और जरूरी सवाल बनने वाला है। इन्हीं थोड़े परेशान करने वाले लेकिन जरूरी सवालों के साथ आशा है कि आज इस चर्चा से दिमाग के कई नए दायरे खुले होंगे। हमेशा आसपास की चीजों पर सवाल पूछते रहिए और सबसे जरूरी बात, खुद को जागरूक रखिए, ख्याल रखें।